हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी एग्जाम स्ट्रेटेजी। बीपीएससी बोले तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। गाइस, मैं मानता हूँ इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। और बीपीएससी एग्जाम को किस तरह से निकालना है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए हमारी, और हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे। देखिए, अगर हम मेन से सब्जेक्ट देखें जो इस एग्जाम में हमें देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, बिहार जीके। ऑब्वियसली अगर हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं तो स्टेट स्पेसिफिक जीके तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और ये जो करंट अफेयर है ये आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा, और नेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाता है। ठीक है जी। और मैथ से तो हमेशा से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक बार हम प्रीवियस जो बीपीएससी हुए हैं उनमें देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम एक बेस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि इस एग्जाम को किस तरह से हम टारगेट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, 63rd जो बीपीएससी हुआ था उसमें हिस्ट्री से पूछे गए थे 35 सवाल। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री को हमें किस तरह से अच्छा करना है, और हम किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। और जो 64th बीपीएससी हुआ था इसमें 30 सवाल आए थे। 65th में 28 के आसपास सवाल थे। और 66 बीपीएससी जो पिछला बीपीएससी था इसमें 31 सवाल पूछे गए थे इतिहास से। और इस बार का जो बीपीएससी आपका होगा जिसमें आप अपीयर होंगे उसमें लगभग मान के चलो 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा आइडिया है। और आप इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम में इतिहास से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 4-5 सालों में सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस को देख लो, अभी रिसेंटली ईपीएफओ हुआ था, एसएससी को देख लो, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 63rd था उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 64th वाले में भी 20 आए थे, लेकिन 65th में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से। ठीक है जी। और 66 में भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी आप मान के चलो कि 30 के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिहार जी के देखिए, स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। ठीक है जी। 63rd वाले में 14 क्वेश्चन, यहाँ पर 18 क्वेश्चन 64th में हमें देखने को मिले थे। और 65th बीपीएससी में 16 क्वेश्चन, 66 बीपीएससी में 18 क्वेश्चन, और इस बार भी 15 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑन एन एवरेज आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 67th बीपीएससी में। क्योंकि प्रीवियस जितने भी हम बीपीएससी देखते हैं उसमें 18, 19, 20, लेकिन जो पिछला बीपीएससी हुआ था उसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, वो भी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो इस बार भी आप मान के चलो कि 15 के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और फिर बात करें हम पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते भी हैं, लेकिन बीपीएससी ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, मतलब जो बीपीएससी में ट्रेंड रहा है पॉलिटी का, वो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच का ही रहा है। ठीक है जी। जैसे 63rd बीपीएससी में 13 क्वेश्चन, 64th में 12 क्वेश्चन, 65th में 10 क्वेश्चन, और जो 66 बीपीएससी था इसमें मात्र 6 क्वेश्चन आए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस जो बीपीएससी था उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो पॉलिटी है उससे करंट से क्वेश्चन आ गए थे, मतलब जो सीए एक्ट पास हुआ था वो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आप मान के चलो 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार का जो बीपीएससी होगा। ठीक है जी। अब देखिए, बात करें हम इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी जो सवाल हैं वो घटे हैं। अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें, जैसे 63rd बीपीएससी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 64th में 13 क्वेश्चन, 65th में 9 क्वेश्चन, और 66 में तो 8 ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है जी। तो इस बार भी आप मान के चलो 8 से 12 क्वेश्चन के आसपास ही पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये आपका एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होता है करंट अफेयर। अगर आपने करंट अफेयर तकड़ा कर लिया तो आप मान के चलो कि आप बीपीएससी निकाल जाएंगे। ठीक है जी। देखिए, 63rd बीपीएससी में 25 सवाल पूछे गए थे, और 64th में 28, 65th में 27 सवाल, और 66 में तो 35 के आसपास सवाल पूछे गए थे। इस बार भी आप मान के चलो कि 30 से 35 के बीच में सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। और देखिए, करंट अफेयर क्या होता है इसका ना, हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि बिहार से क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब बिहार का जो करंट अफेयर है, कोई स्कीम अगर बिहार की गवर्नमेंट ने निकाली है वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल से भी करंट अफेयर पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर
बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे जो नेशनल करंट अफेयर से लिए गए थे। और मैथ तो हमेशा से ही 10 नंबर का पूछा जाता है, सिंपल सा मैथ आता है, कोई इसमें ऐसा दिक्कत है नहीं। 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपको एक आइडिया तो लग गया, इतिहास से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। और बिहार जी के 20 क्वेश्चन यहाँ से आप मान के चलो। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से 30 से 35 के आसपास। ठीक है जी। फिर ज्योग्राफी से 10 से 15, एंड पॉलिटी से 5 से 10, एंड इकोनॉमी से 8 से 12। अब आपको एक आइडिया लग गया कि कितने नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं हर सब्जेक्ट से। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर समझें, जो अभी हमने यहाँ पर सभी के सभी सब्जेक्ट्स देखे थे, इसमें मेनली हम पहले वो वाले सब्जेक्ट्स देखेंगे जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इतिहास है। अब देखिए इतिहास हमारा 3 भाग में डिवाइड है, प्राचीन बोले तो एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री, एंड उसके बाद है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, वैसे तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी में एंशियंट से क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल आए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात बात करें इतिहास की, तो इतिहास को आपने नेशनल जो हमारा इतिहास है, ठीक है जी, और साथ में जो बिहार का इतिहास है, इसको कंबाइन करके पढ़ना है। वो कैसे, यहाँ पर समझिए। अब देखिए 1600 बीसी में, मतलब जिसको आप ईसा पूर्व भी कहते हो हिंदी में, उस समय हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद था जिसका नाम था मगध। ठीक है जी। अब मगध कौन से रीजन में आता था, डेफिनेटली आपको पता है, आप बिहार में रहते हैं तो मगध के बारे में तो आपको पता ही होगा। और मगध में जितने इंपॉर्टेंट वंश हुए, जैसे हरियंका वंश हुआ, और नंदा वंश हुआ, नंद डायनेस्टी, और उसके बाद मौर्य वंश हुआ, एंड गुप्ता वंश हुआ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। और जो हमारे दो धर्म हमें देखने को मिले उन दिनों में, जैनिज्म और बुद्धिज्म, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हमें उनको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, अब देखिए दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बिहार का जो इतिहास है उसमें भी दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हो, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी, कुमार गुप्त के द्वारा। यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत से जैसे हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी के बीच में बैटल हुई 1539 और 1540 में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा हमें डिटेल में नॉलेज को ग्रैप करना पड़ेगा। तो एंशियंट और मेडिवल तो हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मॉडर्न से। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी मॉडर्न। और मॉडर्न के लिए आप एक बुक फॉलो करेंगे, स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम की किताब है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी। और हम भी सेशंस लेकर आएंगे, लेकिन ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी ही आपके 15 से 20 सवाल ठीक हो पाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए गांधी जी बिहार में जब आए थे, जब भ्रमण कर रहे थे पूरे के पूरे भारत का, तो उस समय शुक्ला जी ने चंपारण की घटना बताई कि इंडिगो की खेती करवाई जा रही है फोर्सफुली, तो उसको लेकर चंपारण में एक यहाँ पर हमें सत्याग्रह देखने को मिला था गांधी जी के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो बहुत ही डीप नॉलेज हमें ग्रैप करनी पड़ेगी, चाहे हम बात करें बिहार की, चाहे हम बात करें नेशनल हिस्ट्री की। ठीक है जी। अब 30 सवाल हैं तो हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि सर स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली तो हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे, अब मेडवल और एंशियंट हम किस तरह से कवर करें। देखिए इसके लिए अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो आपने लूसेंट की बुक ली होगी। ठीक है। बट लूसेंट में है जो, मतलब जो दे रखा है वो स्पेसिफिक नहीं है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है। और क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक होगी वो सभी सब्जेक्ट्स की कंबाइन आती है, तो उसमें आप ज्योग्राफी भी कर सकते हैं और साइंस को भी देख सकते हैं। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है क्राउन पब्लिकेशन की। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट में से भी कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट में इतना इनफ नहीं है कि आपका बीपीएससी निकल जाए। ठीक है जी। तो आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, देखिए साइंस में अगर हम अदर एग्जाम्स को देखें तो ज़्यादातर बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी
ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपका फिजिक्स से ही क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 10 क्वेश्चन मान लो फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 10 बायोलॉजी से पूछे जाएंगे और 10 केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉपर एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है सभी सब्जेक्ट्स का। ठीक है जी। अब देखिए बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे पिछली बार विटामिन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और हम लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें फिजिक्स को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम जस्ट स्टैटिक पार्ट रट के चले जाएं और हमारा काम चल चल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। हमें न्यूमेरिकल्स के लिए प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी फिजिक्स की। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और मेटल, नॉन मेटल्स, एटम, ये तो बेसिक टॉपिक है, लेकिन केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि बीपीएससी में जो साइंस आता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का आता है। क्वेश्चन इजी आएंगे, फैक्चुअल बेस्ड आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मान के चलो लेवल अप है। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के लिए मेहनत तो भयंकर हमें यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। और बुक जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास लूसेंट है तो आप उससे काम चला सकते हो, वैसे क्राउन पब्लिकेशन की बुक अच्छी है। और बाकी जिस तरह से मैं टॉपिक्स आपको करवाऊंगा साइंस के, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर ज़्यादा डीप जाएं तो खैर बहुत ही वाइड हो जाएगा टॉपिक। अगर हम माजिद हुसैन की बुक फॉलो करें, जैसे यूपीएससी में हम लोग स्पेशल माजिद हुसैन को फॉलो करते हैं या अदर बुक्स को फॉलो करते हैं। अब जीसी लियोंग की भी बुक आती है एक, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी इतना डीप आता नहीं है बिहार में। ठीक है, तो आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लगाने, तो उसके लिए आप क्राउन से ही पढ़ सकते हैं, इसमें आपका काम चल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी में मेनली रिवर्स वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए रिवर्स में अगर हम यहाँ पर समझे तो नेपाल से 3 नदियां आती हैं बिहार में, कोसी, गंडक, घाघरा, और बिहार का दुख कहा जाता है कोसी को। ठीक है जी। और जो गंगा रिवर है वो बिहार के कौन कौन से शहर से होकर निकलती है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार की जितनी भी रिवर्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, नेशनल जितनी भी रिवर्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश की रिवर हो, चाहे वेस्टर्न घाट से रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर फैक्ट याद रखना पड़े, आपको पूरा डिटेल में ज्योग्राफी में रिवर वाला सेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है माउंटेन्स वाला। ठीक है, हिमालयस वाला आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इसको देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ जाता है। और अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो सोलर सिस्टम और एटमॉस्फेयर, क्लाउड, और जो हमारा मानसून से रिलेटेड क्लाइमेट वाला टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सेंसस, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ेगा और नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस बीपीएससी में सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी में आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं 15 से 20। जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में हम कमांड अच्छी करेंगे, और सभी टॉपिक्स को यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार जीके की, अब देखिए बिहार जीके में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज ग्रैब करेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा इसमें नंबर को ग्रैब करना। ठीक है, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसस, और एक बिहार का बजट, ये आपको काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बिहार की जितनी करंट स्कीम चल रही है और गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा स्कीम या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा पॉलिसी निकाली गई है तो उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आपने अच्छे से देखना है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कल्चर साइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बिहार की कौन कौन सी थी, और जितने सत्याग्रह हुए, और ये तो चलो हम इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, अब देखिए बिहार की ऐसा पॉलिटी नहीं आपको अलग से, वैसे तो होती नहीं है, किसी स्टेट की पंचायत को आप अलग कर लो या स्टेट का जो फंक्शन है उसको अलग कर लो, तो हम कह देते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो आपकी स्टेट की भी पॉलिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉलिटी अच्छे से करनी पड़ेगी, और पॉलिटी के लिए एक ही बुक फॉलो कीजिए, लक्ष्मीकांत। अब अगर आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लिया तो मैं मान लूंगा कि पॉलिटी में आप एक भी अपना नंबर नहीं गवाएंगे। ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छे से करना है। अब ये सब्जेक्ट में आप कहेंगे कि सर क्वेश्चंस तो कम पूछे जा रहे हैं,
मान के चलो चलो 10 क्वेश्चन ही आ जाए इस बार एग्जाम में। अब 10 क्वेश्चन भी आप तभी लगा पाएंगे जब आपको डीप नॉलेज होगी। चाहे आप 30 क्वेश्चन के लिए पढ़ें, चाहे आप 10 क्वेश्चन के लिए पढ़ें, पढ़ना तो आपको डिटेल में ही पड़ेगा, ये आप मान के चलो, ठीक है जी। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की। देखिए इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ चुनिंदा टॉपिक ही करेंगे और ज़्यादा हमें डीप जाना नहीं है। जैसे रमेश सिंह की बुक आती है यूपीएससी के लिए, उतना हमें डीप नहीं जाना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आप बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टैट से पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी है, फाइनेंशियल मार्केट है, फिजिकल से क्वेश्चन आ जाता है, और बजट से क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल बजट से, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब बात करें करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। और बिहार के लिए कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, एक तो क्राउन की आती है स्पेशल बिहार जीके के लिए, ठीक है। एक इम्तियाज अहमद की बुक आती है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दोनों बुक आप परचेज कर लेना, और क्राउन की भी कर लेना। दोनों को रिलेट करके पढ़ना, तो डेफिनेटली आप काफ़ी यहाँ पर बिहार जीके से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। बाकी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे बिहार जीके को, अगर आप वो सेशंस भी देख लोगे मोर देन इनफ है। अब देखिए करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये रहता है, जब हम मेंस के लिए जाते हैं ना तो हमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, और एक स्पीडी की करंट अफेयर आती है, और साइंस की रिवीजन के लिए स्पीडी की बुक भी आप खरीद सकते हैं, जो साइंस स्पेसिफिक आती है स्पीडी की, वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। तो एक करंट अफेयर के लिए स्पीडी आप लगा सकते हैं। बाकी हमारे जो चैनल है उसमें हर वीक करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो आती है, तो उसको देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और आपको पता लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैथ देखिए 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर, साइंस के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं, और या फिर सभी के सभी सब्जेक्ट पर, और मैथ को यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए मैथ में ना फ्री के 10 नंबर हैं। अब ये एक तरह से आप ऐसे मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तभी क्लियर होगा जब आप ऐसे टॉपिक्स या ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाओगे जहाँ पर आपको फ्री के नंबर मिलेंगे। अब मैथ में फ्री नंबर हैं, तो इट मीन्स आपको मैथ को भी ढीला नहीं रखना है, उसको भी अच्छे से करना है। और हमारे चैनल पर मैथ की बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं, इवन पूरे पूरे टॉपिक्स कवर हैं। 7 से 8 वीडियोस, मतलब 7 से 8 वीडियोस में हर टॉपिक आपको यहाँ पर कवर मिलेगा। तो मैथ्स के लिए तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसको काफ़ी अच्छे से अंशुमन सर ने करवा रखा है, मैथ्स को आप देखिएगा, और मैथ में आपके 10/10 नंबर आएंगे, और ये एक तरह से फ्री नंबर होंगे, और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी होंगे, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया कि हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और मैथ आपको किस तरह से करना है, और हम तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। बहुत जल्द कुछ ना कुछ प्लान आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और अभी के लिए हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जैसे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो ड्यूल सिस्टम था ये किसके समय में आया था बंगाल में। वेरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड कर्जन। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर बिल्कुल सही मार्क किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, बक्सर का युद्ध आपको याद आ रहा होगा। बक्सर के युद्ध से पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको प्लाशी बोला जाता था, आजकल हम इसको प्लासी बोलते हैं। 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो बक्सर के युद्ध के बाद ट्रीटी करने के लिए वापस इनको बुलाया गया था, और 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव ने, जो मुगल के किंग थे उस समय, शाह आलम सेकंड, इनसे दीवानी राइट्स ले लिए थे, ठीक है जी। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं कि बंगाल रीजन में जितना भी टैक्स वसूलने का काम, वो कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। मतलब एक तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, और वहाँ पर जो नवाब की गवर्नमेंट चल रही थी वो तो चलेगी चलेगी। तो नवाब तो होंगे ही बंगाल के, लेकिन यहाँ पर बंगाल में एक गवर्नमेंट बनेगी, और इसी गवर्नमेंट को देखते हुए, इन दोनों गवर्नमेंट को देखते हुए हम क्या कहते हैं, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के समय में शाह आलम सेकंड से दीवानी राइट्स लिए थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच मुगल रूलर एस्टेब्लिश कारखानास फॉर पेंटिंग।
अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि अगर हम देखें मुगलों में जो सबसे ज़्यादा, अगर हम आर्किटेक्ट का काम देखें वो शाहजहां के समय में हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि जो पेंटिंग का काम है वो जहांगीर के समय में हुआ था, है ना? तो आपको लगेगा कि जहांगीर इसका सही आंसर है। नहीं, कारखाना बनवाए गए थे अकबर के समय में, ठीक है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी गलत है। ठीक है जी। उसके बाद अदर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेत्रा दूरा स्टाइल, ये बेसिकली किससे रिलेट करता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, डेकोरेटिंग द वॉल्स विद फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार्स, यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग। अब देखिए ये जो ई ऑप्शन होता है ना, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर देखिए नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो वैसे तो अगर हम यहाँ पर देखें इसकी ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इस ऑप्शन के लिए हमें सभी की सभी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही हैं। वैसे आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इसको क्या कहा जाता था? पीतरा स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पेयर्स इज करेक्ट? अब यहाँ पर ए ऑप्शन है विनोबा भावे, सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, नहीं ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद बी देखें सी आर दास देशबंधु, ये ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद सी देखें तो विलियम वेंटबर्न, कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1907, ये गलत है। श्याम जी कृष्णा वर्मा, फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन पेरिस, ये हाँ पेरिस नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें तो विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? ए ऑप्शन है इतुलतमिश, बी है बलबन, सी है, अब बलबन यहाँ पर सही है। देखिए बलबन ने यहाँ पर मेवातीस के अंगेंस्ट, जो मेवातीस थे हरियाणा के मेवातीस, उनके अंगेंस्ट ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि मेवाती से एक अलग ही रिवोल्ट चल रहा था बलबन के समय में। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी बलबन ने। ठीक है। उसके बाद अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर आपका बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। तो मोर देन वन ऑफ द अबव आपका यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी। आपने देखा होगा आंसर की में बलबन को करेक्ट कर रखा है, लेकिन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों ने ही बेसिकली ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया था। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर, विच कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना बिहार? अब देखिए ये जो फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं, और बिहार में हर कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है। तो आपको यहाँ पर स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा स्टैटिक से अपना कमांड अच्छी करनी है। जैसे नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ जाते हैं, डैम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके लिए अलग से आप नोट्स बनाइएगा। अब यहाँ पर किसने फैक्ट्री स्टेब्लिश करी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये तो खैर सबको ही पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी हम एग्जाम में देखते हैं ना, हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये पेपर हम निकाल पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? श्री बाबू। इनको श्री बाबू भी कहा जाता था, श्री कृष्णा सिंह सिन्हा भी कहा जाता था। ठीक है। और इन्होंने काफी लंबे समय तक ये सीएम रहे थे। बिहार केसरी भी इनको कहा जाता है। 1946 से लेकर 1961, 61 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखें थे, सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज? देखिए ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, जब साइंस पूछी जाती है ना, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ना अपने दिमाग को अच्छे से सोचकर, मतलब दिमाग में अच्छे से क्वेश्चंस को डालो और सोचो। ये बिल्कुल डेली लाइफ से क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। जैसे आप कुछ भी खाते हो, लाइक ऐसा आप दवाई खाते हो, तो आपको सबसे कड़वापन कहाँ लगता है? जीभ के पीछे की ओर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है? टिप, गलत हो जाएगा। मिडल पार्ट, ये भी गलत हो जाएगा। जो सी है पोस्टीरियर पार्ट। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर होता है साथ में, तो आप देख सकते हैं कि इस चार ऑप्शन में से अब एज तो नहीं होगा, है ना? तो सी आपको लग रहा है कि पोस्टीरियर पार्ट, क्या ये पिछला पार्ट को कहते हैं? हाँ, ये यहाँ पर इसी वजह से आपका जो सी है वो ठीक हो जाएगा। और कई बार हमें नहीं पता होता कि पोस्टीरियर पार्ट को पिछला पार्ट कहते हैं, तो हम हिंदी का जो सेक्शन होता है वहां से देखकर सही क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट? अब देखिए ट्रू फ्रूट किसको नहीं कहा जाता? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा एप्पल, ग्रेप, डेट, प्लम। आपको लग रहा होगा डेट सही है, नहीं। एक्चुअली में ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट
को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए फ्रूट जब पकता है ना, जब मतलब मान लो बहुत छोटा सा फ्रूट होता है, अगर उसकी ओवरी ओवरी डेवलप करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। लेकिन एप्पल के केस में क्या होता है, इसका अदर पार्ट भी डेवलप करता है, तो इसी वजह से इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और साइंस मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई है, आप क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और आपके एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ही डिटेल में साइंस करवाऊंगा, इवन फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 57 जो क्वेश्चन है, द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। अगर आपने मेरे ईपीएफओ के सेशंस देखे हैं तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से ये टॉपिक डिस्कस करवाया था, और मैंने आपको बताया था कि कौन सी शुगर सबसे स्वीटेस्ट है, जैसे मैंने यूनिट वाइज आपको बताया था। अब यूनिट वाइज आपको कैसे याद रखनी है, जैसे फ्रक्टोज की यूनिट होती है 1.17.1.175, ठीक है, ये इस के इन बिटवीन हमें देखने को मिलती है इसकी स्वीटनेस, ठीक है जी। और जो सुक्रोज होता है उसमें 1 यूनिट हमें स्वीटनेस देखने को मिलती है, ऐसे ही ग्लूकोज में 0.8 यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज में सबसे ज़्यादा आपकी शुगर होती है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर हम देखें, ऑप्शन नहीं गिवन है, लेकिन इसका सही आंसर है सोडियम साइक्लोमेट। ये केमिकल से बनती है स्वीटनेस शुगर, सोडियम साइक्लोमेट। इसमें अराउंड 25 यूनिट स्वीटनेस होती है। ऑप्शन में गिवन नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा फ्रक्टोज सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड है, व्हेन वाज द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड, और इसको लेकर काफ़ी बवाल भी रहा था, सीए एक्ट। और ये कब पास हुआ था, ये 11 अक्टूबर तो गलत हो जाएगा, 11 दिसंबर में हुआ था ये, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी करंट अफेयर से रिलेट करता है, वो वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। और आपको पता ही होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही अमेरिका से लौटे और रात को जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसको देखने के लिए पहुंचे थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये इसकी बिड किसने जीती थी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ पर ये सही लगाया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में। ये जस्ट एक आइडिया था आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करवा देंगे, आपको एक आइडिया लग पाएगा और इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए सब्जेक्ट वाइज भी आपको तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बुक्स बताई हैं, उनको तो आपको परचेज करना ही है। अब ऑब्जेक्टिव वाइज आपको एक बुक लेनी है, अगर आप हिंदी से हैं, हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ पर कंटेंट तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन हिंदी में हम बोलते हैं, जैसे हिंदी में ही बोल रहे हैं, तो नॉर्मली आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप हिंदी में कोई मल्टी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक लेना चाहते हैं, तो आप घटना चक्कर की ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है जी। या फिर लूसेंट की ले सकते हैं, या आप अरिहंत की ले सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन की भी आती है उसकी भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बुक्स लगभग सेम ही होती हैं, कोई भी आप लें बस उसको कंप्लीट करें, यही एक उद्देश्य है। ज़्यादा बुक्स हमने इकट्ठी नहीं करनी है, हमें बस एक ही बुक लेनी है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने अच्छे से समझनी है, ऑब्जेक्टिव तभी लगाने हैं जब आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बिहार का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजी है इसको निकालना। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर 8 घंटे के आसपास अपना स्टडी करेंगे तो हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।